Hello students, myself Satish Goyal from Sajan English Medium School, Nathej, Pune. तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 16 चोरी वो समझने जा रहे हैं। चोरी मतलब चोरी लेसन सुन के नाम सुनकर आपको लगा कि यहाँ पर चोर की बात होगी। एक्चुअली ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, ये लेसन थोड़ा अलग है। हमारे घर में नौकर आते होंगे काम करने के लिए, कई लोगों के घर में नौकर आते हैं काम करने के लिए। हम क्या करते हैं, नौकर के साथ व्यवहार नौकर जैसा ही रखते हैं, घर के एक सदस्य का नहीं रखते। यहाँ पर थोड़ा अलग दिखाया गया है। घरेलू नौकरों के प्रति लोगों की तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है। भ्रांतियाँ मतलब भ्रम, हमारे वहम अलग अलग। कोई नौकर चोरी ही करते हैं, इसलिए हम कोई भी अच्छी चीज़ हो तो छुपा कर रख देते हैं, उसको अपने घर के सदस्य जैसा हम नहीं रखते हैं। अक्सर लोग घरेलू नौकरों को उनकी भ्रांतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं, पर सभी नौकर एक जैसे नहीं होते। सभी नौकर एक जैसे नहीं होते, कोई कोई अच्छे भी होते हैं और कोई कोई बुरे भी होते हैं। यदि हम घरेलू नौकरों को अपने घर का अंग मानकर उनके साथ आत्मीय व्यवहार करें और हम जो खाते हैं वह नौकरों को भी खाने दें, तो नौकरों को लेकर उठने वाली समस्या ही उत्पन्न न हो और घर में सुख शांति का माहौल हो। जो हम खाते हैं वही हम नौकरों को खिलाए, तो जो घर में जो समस्याएं खड़ी होती है, कोई कोई नौकर ऐसे होते हैं जो पूरा दिन 24 घंटे हमारे घर में ही रहते हैं। सर्वेंट, ऐसे सर्वेंट काम करके चले जाने वाले ऐसे नहीं, जो हमारे घर में ही रहते हैं पूरा दिन 24 घंटे। तो जो हम खाना खाए वही हम नौकरों को खिलाए, तो जो हमारे और नौकर के बीच जो उठने वाली समस्या है वो ना हो और घर में सुख शांति का माहौल है। इस कहानी के द्वारा यह संदेश दिया गया है। इस कहानी के द्वारा यह संदेश दिया गया है। ये पाठ के लेखक है यशपाल जैन, जिनका जन्म सन 1912 और निधन सन 2000 में हुआ था। उनका जन्म, यशपाल जैन जी का जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ में हुआ। विजयगढ़ नामक कस्बा मतलब अलीगढ़ जिले का विजयगढ़ नामक एक शहर है, वहाँ पर हुआ था। बाल साहित्य पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। बाल साहित्य पर ही उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, आज तक वो लेखक थे, जो कुछ भी लिखा उन्होंने बाल साहित्य पर ही लिखा। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी है। सन 1990 में उनको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ है। पद्मश्री जो हमारा पुरस्कार है सन 1990 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें दिया गया है। अजंता एलोरा, अहिंसा और भारत की यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियाँ है। ख्यातनाम कृतियाँ, ख्यातनाम मतलब कि फेमस, कृतियाँ मतलब कि उनकी जो बुक्स वो है। अब थोड़ा लेसन में क्या कहना चाहते हैं यशपाल जैन जी, वो थोड़ा यहाँ शॉर्ट में समझ लेता हूँ ताकि आपको पूरा लेसन में जो लेसन का हार्द है वो पता चल जाएगा। एक्चुअली ये दिस इज अ स्टोरी, ओके, इट इज़ अ स्टोरी बेस्ड लेसन। सो आई एम रीडिंग ओनली, and if any word is hard and any word is not getting to you, that I will explain here. Otherwise I will read the story and sometime I explain it on the when it need. ओके, तो पहले हम लेसन के लिए थोड़ा जान ले शॉर्ट में। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उनके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकरों को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण, घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई। एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो आओ चलो हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक घर है, घर में पति पत्नी और एक नौकर रहते हैं। पति पत्नी का नाम आएगा और नौकर का भी नाम आएगा। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला, तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। मालती घर की मालकिन, बिंदु का नौकर का नाम बिंदु। जब कमरे को साफ करके झाड़ू के ऊपर कूड़ा रख के जब बिंदु कमरे से बाहर निकला, तब बरामदा मतलब कि घर का जो आंगन होता है वहाँ पर बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। अनायास मतलब अचानक, बिना प्रयत्न के। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंदी है और कुछ पीछे की ओर जान बुझाकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। मालती ने देखा तो एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ पर क्या थी, मुट्ठी बंधी हुई थी और कुछ पीछे की ओर वो जानबूझकर उसको छुपा रहा था। मुट्ठी वाला जो हाथ था वो जानबूझकर वो साइड में छुपा रहा था। तो मालती को लगा कि हो ना हो कमरे में से बिंदु ने कुछ चुराया है। उसने तुरंत आवाज़ दी, बिंदु। 2 कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी न। 2 कदम पर ही था बिंदु, मतलब पास में ही था, लेकिन मानो बिंदु ने मालती की आवाज़ सुनी ही नहीं, मतलब वो अनसुनी करके वो आगे चला गया। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, जो बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? जैसे ही मालती की आवाज़ सुनी
वो चलता ही गया, लेकिन मालती क्या सुनते उसने अपनी चाल में क्या हो गई, कुछ बिंदु की चाल में तेजी आ गई, मतलब भागने लगा। जो कुछ छुपा रहा था इसलिए वो भागने लगा। तो मालती को गुस्सा आ गया और गुस्से में ये बोली, बिंदु ओ बिंदु ठहर, कहाँ जाता है, मतलब वो बिंदु को गुस्से से बुलाने लगे। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती को संदेह की पुष्टि के लिए यह काफ़ी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। इतना कहना था तो बिंदु दौड़ने लगा और वहाँ से भाग गया। मालती का संदेह मतलब मालती की जो शंका थी उसको पुष्टि हो गई, मतलब कि उसकी शंका अब यकीन में बदल गई। इतना ही काफ़ी था। उसने तुरंत अपने पति को आवाज़ की, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लेकर यहाँ से भाग गया, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठे अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। नंदन मतलब घर का मालिक, मालती का पति, वो अपने कमरे में बैठा बैठा कुछ पत्र लिख रहा था। मालती का यो चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब ना। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। नंदन को मालती का यूँ चिल्लाना वो अच्छा नहीं लगा। वो चाहता था कि टाल दे, कि मुझे नहीं जाना है, मालती से टाल, लेकिन मालती माने ऐसी नहीं थी। वो तुरंत अंदर आ गई और झटपट से बोली नंदन को कि देखो बिंदु कुछ मुट्ठी में दबाए हुए ले गया है, मतलब मुट्ठी में कुछ छुपा कर वो ले गया है यहाँ से। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़ कर उठा लिया हो, वो उठा। कमरे से बाहर आए तो देखते हैं कि बिंदु लौट कर आ रहा है। नंदन ने कलम एक और रख दी, मतलब मालती का यूँ कमरे में आना उसको पसंद नहीं था, क्योंकि उसको डिस्टर्ब हुआ था। तो वो थोड़ा क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया, जैसे थोड़ा वो मन में ही गुस्सा था। जबरदस्ती कैसे खड़ा होता है चेयर में से, वैसे वो खड़ा हुआ और कमरे से बाहर आता है तो क्या देखता है, बिंदु लौट कर वापस आ गया है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरी रीता और नीचे लटका, दूसरी रीता है और नीचे लटका है। रीता मतलब खाली, दूसरा हाथ खाली है और नीचे लटका हुआ है। उसने देखते ही मालती उबली पड़ी, क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ रही थी तो रुका नहीं, बोल हाथ में क्या ले गया था। जैसे ही नंदन बिंदु को देखा वैसे ही मालती आग बबूला हो गई, गुस्सा हो गई और उसके ऊपर वो चिल्लाने लगी, क्यों रे बिंदु, जब मैं बुलाया था तब रुकता नहीं था, गला फाड़ रही थी तब रुकता नहीं था, बोल हाथ में क्या ले गया था, मतलब तो हाथ में क्या ले जा रहा था, तो बोल जल्दी। बिंदु का चेहरा फक, बोला कुछ नहीं बीबी जी। बिंदु का चेहरा फक हो गया। फक मतलब कि रंग बिगड़ जाना, मतलब चेहरे का हाव भाव बदल गए। वो बोला, कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहेगा, क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तो रुका क्यों नहीं, मालती ने रोषपूर्ण स्वर में कहा। झूठा कहेगा मतलब कि तू झूठ बोल रहा है, अगर तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो रुका क्यों नहीं मेरे बुलाने पर। उसने रोषपूर्ण स्वर में कहा। रोषपूर्ण स्वर मतलब कि उससे भरी आवाज़ में कहा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोलो घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कि वो जवाब नहीं दे पा रहा था मालती की बात का। तब कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा और कहा कि घबराओ नहीं, सच बता दो तुम क्या ले गए थे। उसने प्रेम से बोला कि सच बता दो तुम क्या ले गए थे। तो नंदन बोल रहे, सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। कि सच बताओ, मेरे हाथ में एक हाथ में झाड़ू थी और दूसरे हाथ में कूड़ा था। तब मालती ये बात सुनकर फिर गुस्से में आई, बोले फिर वही झूठ। मालती ने चीट कर कहा, फिर वही झूठ, इसे पुलिस में दे दो, लातों के देव बातों से नहीं मानते। हम नहीं कहते कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वैसे मालती ने कहा इसको पुलिस में सौंप दो, लातों के देव बातों से नहीं मानते। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज़ उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोलेगी। वो अब नंदन को डांट रही कि इस बेईमान के ऊपर आपने घर छोड़ रखा है इसलिए कि वो घर की चीज़ें उठा कर बाहर ले जाए और झूठ बोले। तब नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं। फिर नंदन ने मालती को शांत किया और कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है कि तुम डांटोगी तो सच नहीं बताएगा। फिर वो नंदन से उसे प्यार से बात की और समझा कि तू मुझे सच बोल दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। ठीक बताओ क्या ले गए थे तुम। किंतु बिंदु घबराया सा खोया सा धरती को देख रहा था और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। ठीक बताओ क्या लिया था। लेकिन बिंदु था वो घबराया हुआ था और धरती की ओर देख रहा था, मतलब वो नज़रें नहीं मिला पा रहा था नंदन से। जब नंदन ने बहुत आग्रह किया तो वो बोला कि मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खींचा नहीं उसके ऊपर, मतलब उसको डांटा नहीं।
बोल अच्छा चल देख तू कूड़े कहाँ फेंकाया है, कि चल अच्छा कोई बात नहीं, तू कूड़ा कहाँ फेंकाया है चल बता दे। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे चला। नंदन और मालती वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा बिंदु यो हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देते क्या ले गए थे। जब नंदन ने कहा कि तुमने कूड़ा कहाँ फेंका है वहाँ पूछ ले जाओ, तो नंदन पहले थोड़ा क्या हुआ, ठिठका मतलब कि थोड़ा घबराया, फिर मुड़कर आगे चलने लगा। मालती और नंदन उसके पीछे पीछे जा रहे थे, पर वहाँ पर जहाँ पर कूड़ा फेंका था वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा बिंदु क्यों हैरान कर रहे हो, जो क्यों नहीं बता देते क्या लिया था। मतलब वो प्रेम से भी नंदन बिंदु को समझा रहा था कि तुम बता दो तुमने क्या लिया था। बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता और फिर बंद हो गए। बिंदु के होठ खुले मतलब कि वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो बंद हो गए, फिर बंद हो गए लेकिन बोला नहीं। हाँ कहो क्यों रुक गए, नंदन ने शांत स्वर में कहा। नंदन एकदम शांति से समझा रहा था, बिंदु कोई बड़ा आदमी नहीं था, छोटे लड़के जैसा ही था। उसने शांत स्वर में बिंदु को कहा कि रुक क्यों गए, चलो बोलो कोई बात नहीं। बिंदु बाबूजी, बिंदु फिर चुप, बाबूजी इतना बोलकर बिंदु फिर चुप हो गया। शाबाश कहो। नंदन उसको प्रोत्साहन देता था सच बोलने के लिए, शाबाश कहो। बाबूजी थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया पर जैसे वो अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला, कि बाबूजी थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। थोड़ी सी मेवा मतलब ड्राई फ्रूट, जिसे हम काजू किशमिश बादाम पिस्ता वो कहते, वो नीचे गिर गई थी, वो मैंने उठा ली। और बिंदु ने इतना कहा और मानो उसको लगा कि मैंने इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा पाप कर दिया, वो ऐसा उसे फील होने लगा। तभी मालती कहती, मैं कहती थी ना मालती बोलो ठीक, ये कुछ ना कुछ ले जरूर जाया है, देखा मेरी बात सच निकली ना। मालती ये सुनकर थोड़ी उत्साह में आ गई कि मैंने कहा था ना ये कुछ ले गया है, मेरी बात सच हुई ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु, तो नंदन ने पूछा कि मेवा का तुमने क्या किया बिंदु। खा ली। बिंदु जवाब दे खा ली। इतनी जल्दी बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो, इधर फेंक दी। नंदन को पता था कि इतनी जल्दी मेवा खा नहीं जा सकती, इसलिए कहा कि सच बता दो, किधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और किशमिशें पड़ी है। नंदन ने बिंदु को कंधे पर हाथ रखा और कहा मेरे साथ आओ। नंदन और मालती ने देखा तो जहाँ पर बिंदु ने ड्राई फ्रूट फेंके थे वहाँ पर कुछ काजू और कुछ किशमिश मतलब कि जो द्राक्ष होती है उसके पड़ी मिली। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा, चलो मेरे साथ। बिंदु चुपचाप माली के साथ चल दिया। बिंदु चुपचाप नंदन के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर अपने कमरे की ओर गया। मालती ने कहा आज इसने मेवा ली, कल को और कुछ उठा ले, एक बार जो नीयत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है कि। मालती है और नंदन को समझाती है और कहती है कि आज इसने मेवा चुरा ली, कल उसकी कोई दूसरा चुरा लेगा, एक बार नीयत बिगड़ी तो हाथ रुकता नहीं है, मतलब एक बार नीयत बिगड़ गई तो हाथ रुकता नहीं है, मतलब चोरी करने से वो रुकेगा नहीं। नंदन ने पत्नी की बात अनसुनी कर दी। नंदन ने पत्नी की बात क्या कर दी, अनसुनी कर दी, मतलब कुछ सुनी नहीं, वैसे वो आगे बढ़ने लगा। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला बिंदु लो खा लो। कनस्तर मतलब टीन का डिब्बा, एल्यूमिनियम का डिब्बा जिसमें मेवा को जो सामान रखते हैं, ऐसा छोटा सा डिब्बा अलमारी में रखा था, वो कहीं पर रखा था कमरे में, उसमें से एक मुट्ठी मेवा निकाली और बिंदु के हाथ में दी, बोलो खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। नंदन का यह व्यवहार देखकर मालती आग बबूला हो गई, मतलब एकदम गुस्सा हो गई। बोली ऐसे ही नौकर को बिगाड़ो, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो क्या। वो ऐसा व्यवहार देखा उसने बिंदु के प्रति नंदन का, तो नंदन के ऊपर गुस्सा हो गई कि आप ही नौकर को बिगाड़ते हो और कुछ कहना तो दूर, उसको डांटना तो दूर, उसे आप उसकी खुशामद कर रहे हो, मतलब आप उसको और चढ़ा रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला मालती चोर बिंदु नहीं हम है। नंदन पूरा मामला समझ गया था। उसने मालती को समझाते हुए कहा कि मालती चोर बिंदु नहीं हम है। हम क्यों ऐसी चीज़ खाए जो सबको नहीं मिलती, इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं, एक दिन इस बेचारे का मन चला आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया है। सही बात बताई कि हम ऐसी चीज़ क्यों खाए जो सबको नहीं मिलती। कोई बार हम गरीब लड़के को आसपास देखते हैं कि हम खाना खाते हैं लेकिन ऐसी चीज़ें उसको खाने को नहीं मिलती, तो उससे चोरी का वो जन्म होता है। तो क्या करेगा, फिर चुराएगा पैसे। तो बच्चा होगा तो खाने में रुचि होगी, तो और बड़ा होगा तो उसकी चोरी करने की जो वृत्ति है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। इसलिए नंदन ने मालती को समझाते हुए कहा कि चोर हम है, बिंदु नहीं है। हम ऐसी चीज़ क्यों खाए, इसी से चोरी की भावना जन्म मिलती है जो सबको नहीं मिलती।
आज ड्राई फ्रूट है इतने महंगे तो सबको नहीं मिलते, तो अगर किसी को खाना होगा तो चोरी करेगा, या पैसों की चोरी करेगा, या किराने की दुकान से डायरेक्ट ही ड्राई फ्रूट उठाएगा, बराबर है। तो एक दिन इस बेचारे का मन चला और थोड़ी सी खा ली, तो क्या हुआ है कि हम लोग रोज़ मेवा खाते, नंदन कहते हम लोग रोज़ मेवा खाते, एक दिन इसका मन हुआ और उसने थोड़ी सी उठा ली और वो भी नीचे पड़ी, तो इसमें क्या हो गया। मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया, बात मेवे की नहीं है, नीयत की है। तब मालती कहती कि मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, कि मैं तो नीयत की बात कर रही हूँ, कि बात मेवा की नहीं है। उसने मेवा खाया उसके कोई बात, लेकिन नीयत, उसने चोरी की तो उसकी नीयत बिगड़ी, इसलिए उसने चोरी की। नीयत मतलब हमारी इच्छा। इसका जी चल रहा था तो मांग लेता, मैं न देती। तब कहते कि इसका जी चलता तो मेरे से मांग लेता तो मैं नहीं देती, कि तब मैं थोड़ी ना बोलती थी। कि घर में 50 चीज़ें रहती, यूँ जो जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा, और यह दिन यही होना है, वह ना करेगा तो तुम करवाओगे क्या। ऐसे तो मालती कहती कि घर में 50 चीज़ें पड़ी है, आज मेवे का मन हुआ, कल दूसरी चीज़ का मन हुआ और हम नहीं देंगे तो ये उठाकर चला जाएगा, और नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं करेगा तो तुम करवाओगे इससे। मालती यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। तब नंदन उसको प्यार से समझाते कि मालती यह बात नाराज होने की नहीं है, लेकिन सोचने की। जब तक सभी चीज़ें सबको नहीं मिलती तब तक चोरी बंद नहीं होगी। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन ने समझाते हुए कहा चोरी अच्छी बात नहीं है, लेकिन आज की स्थिति लाचारी की हो गई, इसलिए लोग चोरी कर रहे हैं। नंदन ने उसे समझाते हुए कहा, देख लेना एक दिन यह बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। कि मालती ने कहा कि देख लेना एक दिन ये बिंदु घर में से ट्रंक, मतलब कि जहाँ पर हम हमारे गहने वो सब लगते हैं, वो उठाकर ले जाए, उठाकर न ले गया तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चले गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इतना कहकर मालती है वो रसोड़े में चले गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर अपना काम करने बैठ गया। पर उनका मन दूसरी दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा। वो अपने काम में तो बैठा, लेकिन उसका मन अपने काम में नहीं लग रहा था, दूसरी ओर सोच रहा था। और थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। फिर वो जो विचार कर रहा था, विचारों को समेटा मतलब उसने जो विचार कर रहे थे उसको छोड़कर अपना काम वो पूरा करने लगा। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखते हैं कि मालती सील पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा बिंदु कहाँ है। लेख पूरा हुआ और काफ़ी देर हो गई थी। वो सीधा रसोई में पहुंचा, मतलब किचन में पहुंचा। देखते थे मालती सील पर चटनी पीस रही है। चटनी पीस रही थी। उसने पूछा कि नंदन ने पूछा बिंदु कहाँ है। तब मालती गुस्सा करके मैं क्या जानूँ, तुम जानो, तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया। तो नंदन कहे तुमने उसे निकाल दिया, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ, कब से नहीं है, तभी चला गया था। ये तब से चला गया था जब से आपने उसने मेवे दी, तब से वो चला गया है और मैं उसे क्यों निकालूँ। नंदन थोड़ी हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ नहीं रुकता। कुंदन के यहाँ जितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आग बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ही ले गया। मालती उसे समझाती कि तुम यहाँ के नौकरों को जानती नहीं है, अपने घर पर भी उनका हाथ नहीं रुकता है। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा पड़ा है, कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा, फिर भी एक दिन आग बच गई तो काका यहाँ से गेहूँ ही ले गए, कि काका के यहाँ से वो गेहूँ ले गया। नंदन जानता था कि बस कांत नहीं है। उसने आगे बात नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। नंदन ने कहा कि इस बहस कांत नहीं है, मतलब स्त्रियों से बहस करने में वो नहीं मानता था। उसने क्या किया, तौलिया उठाया, मतलब अपना टॉयल उठाया और नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद उसने भोजन किया। दोपहर बीत गई और शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन में अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। दोपहर बीत गई, शाम होने को आ गई, फिर भी बिंदु लौटा नहीं था। तब मालती के मन को अच्छा नहीं लग रहा था। चौके में बिंदु का खाना पड़ा था। चौका मतलब जहाँ पर रसोई करके हम खाना पकाकर हम जो रसोई रखते हैं उसे चौका बोलते हैं। वहाँ पर बिंदु का खाना अभी भी पड़ा था, लेकिन बिंदु नहीं आया था। तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगता था। मालती के मन को अच्छा नहीं लगता था मतलब मालती को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। झूठ बोला तो कि आखिर बालक ही है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। मालती को बिंदु के प्रति थोड़ी सहानुभूति होने लगी। वो बोली कि झूठ बोला तो कि आखिर बालक ही तो है और बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा, कि सुबह का चला गया और भूखा भी है, दोपहर का भी खाया नहीं, कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा। फिर बगीचे के एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। कई बार मालती कमरे में से बाहर आई और देखती, लेकिन बिंदु नहीं था। तो उसने बगीचे में भी गई देखने के लिए कि कोई पेड़ के नीचे सो रहा हो, तो देखा तो वहाँ पर भी वो नहीं था।
मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात पर इतना तूल क्यों देना, थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। अब मालती को अपने जो उसने बर्ताव किया था बिंदु के प्रति उसके ऊपर थोड़ा उसको क्या हुआ, पछतावा होने लगा और अपने आप को वो कोसने लगे कि जरा सी मेवा तो उठा ली थी तो उसमें इतना तूल क्यों दिया, मतलब इतना डांट क्यों दिया है कि थोड़ी सी तो मेवा लगे तो क्या गजब हो गया था कि क्या कोई उसने कोई सोने की चीज़ थोड़ी उठाई, थोड़ी सी मेवा ही उठा ली थी। अब वो अपने आप को कोसने लगी थी। सोचते सोचते देर हो उठी तो और सहन में टहलने लगी। सोचते सोचते देर हो गई और सहन में वो टहलने लगी। सहन के घर के बीच का कुछ खुला भाग, आंगन, घर के बीच का जो कुछ खुला आंगन होता है सहन में वो टहलने लगी, मतलब इधर उधर चक्कर लगाने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन तुमने बिंदु को देखा क्या? उतने में कुंदन उधर से निकलता है तो उसने कुंदन को उत्सुकता से पूछा कि तुमने बिंदु को देखा है? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वाह, अरे वो तो नदी वाली कोठरी में पड़ा, एक नदी वाली कोठरी है वहाँ पर पड़ा है, मतलब वहाँ पर है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। मालती ने तत्काल मतलब पैरों में चप्पल डालकर मतलब चप्पल पहन के वो नदी के पास जो कोठरी है वहाँ पर चली गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। जब वो लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाँह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई, बोली, देखी तुमने इसकी बात? यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। कि बिंदु को मालती ले आई और सीधे कहाँ ले गई? नंदन के पास, और बोली कि देखा तुमने इसको, ये यहाँ से गया तब से वो कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। और बोलता क्यों नहीं? मुँह पे जबान नहीं। बिंदु की आंखें डबडबा आई। नंदन उसको थोड़ा पूछा कि वहाँ क्या कर रहा था, लेकिन बिंदु कुछ बोलता ही नहीं। 2-3 बार नंदन ने पूछा तो बिंदु की आंखें डबडबा आई। डबडबा आई मतलब कि रोने जैसी हो गई। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाई और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है, चल खाना खा। मालती को नंदन जो अपना उसने किया था बिंदु के प्रति, उसके प्रति उसको पछतावा भी हो रहा था, वो अपने आप को कोस रही थी। और उसने नंदन को बताया कि आपने देखा इसकी हिम्मत कि सुबह का वहाँ जाकर पड़ा है भूखा प्यासा, अब चल खाना खा लेंगे। नंदन कुछ कहने से पहले ही वो उसे चौके में ले गई और स्वयं परोस कर खिलाने लगी। नंदन कुछ कहे उससे पहले मालती उसे स्वयं चौके में मतलब रसोड़े में ले गई और स्वयं परोस कर उसे खिलाने लगी। फिर बोली, भर पेट खा ले, भूखा मत रहना, के खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ आई। मालती की बात ये उसने सुनी तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। मतलब कि यहाँ पर मालती का व्यवहार आखिर में कैसा हो गया था? नंदन के प्रति माँ जैसा व्यवहार हो गया था। जो लास्ट में हमने 2 पैराग्राफ देखे उसमें उसका व्यवहार नंदन के बिंदु के प्रति माँ जैसा हो गया था कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना वो करती है, वैसा ही वो अपने मालती बिंदु के लिए कर रही थी। तो यहाँ नंदन की बात भी वाजिब है कि हम ऐसी चीज़ खाएं जो सबके लिए उपस्थित हो मतलब सबको मिल जाए, ऐसी चीज़ हमें खानी चाहिए दूसरों के सामने। अगर ऐसी चीज़ हम नहीं खाएंगे तो चोरी जैसी बुरी क्रिया को क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा और लोग लाचार होकर चोरी करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम, सेफ हो।